कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्ते नमस्ते मेरे बेटे, कैसे हो मेरे बेटे? कैसा चल रहा है बेटा? लाइफ कैसी चल रही है? भारी लग रही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मुश्किल लग रहा है? जो सोचा था लाइफ में वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा? लाइफ में आपने सोचा था कि बहुत कुछ आराम आराम से मिलेगा बेटे, क्या आराम आराम से मिल रहा है? मेहनत करनी पड़ रही है बेटे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन तुझे जो भी कुछ चाहिए ना उसके लिए तुझे कर्म करना पड़ेगा। मैं कुछ भी आराम से नहीं देने वाला, क्योंकि जब मैंने आराम से कुछ चीज दे दी ना तो तुझे उस चीज को मिलने के बाद मजा नहीं आएगा। अगर सच में मजा चाहता है तो मेहनत कर बेटे। सच में मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप ये मेहनत कर रहे हो ना, इस वजह से जो चीजें आपको मिलेंगी ना लाइफ में, उसका ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस होगा। और कुछ भी आराम से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती बेटे। और थोड़े से तो दिन है बेटे मेहनत करने के। मुझे पता है कि आप आजकल प्रेशर में हो, पेपर भी आने वाले हैं, बड़े सारे सब्जेक्ट्स करने हैं बेटे। आप ना प्लानिंग करो, टाइम टेबल बनाओ कि आपको कितने ग्रुप्स देने हैं, उसके लिए कितने दिन रह गए, कितना टाइम लगेगा। एक्टिविटीज बनाओ, उसका पर्ट डायग्राम प्रिपेयर करो बेटे, कि जैसे आप यहाँ पर हो और यहाँ पहुंचना है, ठीक है जी? तो बेटे आप क्या करोगे, रास्ते ढूंढोगे ना, कहाँ से कहाँ जाना है, फिर यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर यहाँ से कौन सी होगी, फिर यहाँ से कैसे जाएंगे, फिर यहाँ से कौन सी होगी। इसी तरह से रास्ते जब हम बनाते रहते हैं तो बेटे फिर हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज आ जाएंगी और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या एक्टिविटीज की जरूरत है उनको लिखो। लिखना है, सोचना नहीं, लिखो। और उन एक्टिविटीज में से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को ढूंढो, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज उनको ढूंढो और बेटे टाइम टेबल प्रिपेयर करके उसको फॉलो करने की कोशिश करो। और टाइम टेबल बिल्कुल टाइट ना बनाओ, क्योंकि जब वो पूरा नहीं होगा ना शाम को तो आपका मन उदास हो जाएगा। थोड़ा सा ढीला, थोड़ी सी रिलैक्सेशन जरूर होनी चाहिए बेटे। ये करोगे तो लाइफ में सच में कह रहा हूं सक्सेस मिलेगी। भगवान एक बात बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि भाग्य क्या है यार। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि अर्जुन मुझे नहीं पता भाग्य वाग्य कुछ होगा नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं उसका। और एक बात मैं बता दूं अर्जुन, मैं कर्म और फल के बीच में भाग्य को नहीं आने देता। और एक बात आपको मैं कह रहा हूं बेटे, हमें पता ही नहीं भाग्य क्या है। हम जिसी मर्जी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें, वो कभी शनि की बात बोलेगा, कभी राहु की बात बोलेगा। बेटे शनि हजारों किलोमीटर दूर है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं कि इस बार अटेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि शनि भारी है मेरे ऊपर। क्या बातें करते हो यार बेटे। अपने ऊपर, अपने कर्म पे विश्वास नहीं रहा आपको, आपको एस्ट्रोलॉजर की बातों पे विश्वास आ गया। तो बेटे एक मैं जरूर कहूंगा कि कर्म और फल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप डायरेक्टली रिलेट करते हो इन चीजों को। तो अगर आपको सच में फल चाहिए, अगर आपको जैगवार चाहिए, अगर आपको लिमोसिन सबसे लंबी गाड़ी चाहिए, अगर आपको दुनिया घूमनी है, अगर आपको अलग से गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बेटे कर्म। आप ये समझ लो जी, आपको कोर्ट यार्ड में नहीं बैठना, कोर्ट ग्राउंड्स में बैठना है। ये क्या मतलब हुआ बेटे? आपको मालूम है जब क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो बहुत सारे लोग ऊपर बैठे होते हैं स्टेडियम में और बातें कर रहे होते हैं कि ये बॉल इसने ठीक नहीं की, ये ऐसे नहीं किया, ये ऐसे नहीं था, ये इसने गलत खेला। बेटे वो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो कोर्ट यार्ड में बैठते हैं, वो बकबकी करते हैं पूरी जिंदगी। असली में तो वो होते हैं जो बेटे 22 स्क्वायर यार्ड में पिच में खेल रहे होते हैं। उनको बोलते हैं कोर्ट ग्राउंड्स में जाना। फिर पता चलता है
कि जब बॉल सामने से आ रही हो तो ऐसे करते वैसे करते। बेटे आप सबको कोर्ट ग्राउंड में जाना है, कोर्ट यार्ड में नहीं बैठना। भले आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। बेटे आप बताओ, साइकिल जब पहली बार सीखी थी तो क्या साइकिल आती थी आपको? नहीं आती थी ना। फिर सीखी ना आपने। कैसे सीखी? ट्राई की, बार बार बैठे, गिरे, फिर बैठे, फिर गिरे, फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाना आया, फिर ब्रेक्स का लगाना आया, फिर पैडल लगाने आए, और एक दिन अचानक आपने देखा कि आपके पीछे कोई भी नहीं था, कैरियर को किसी ने पकड़ा ही नहीं था। आपके पेरेंट्स आवाज लगा रहे थे, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, लेकिन वो छोड़ चुके थे बेटे, कैरियर छोड़ चुके थे बेटे साइकिल का। तो इसमें आपका कर्म था जिसने आपको साइकिल सिखा दी। बेटे इस दुनिया में हम सारी चीजें जो सीखते हैं कर्म से ही सीखते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मुंह छोटा मत करें, उदास मत हो, धीरज रखें, पेशेंस रखें। भीष्म पितामह में कितनी पेशेंस थी, कितने महीनों तक बाणों की शैया में लगे रहे कि भाई मैं अपने प्राण 13 जनवरी को ही त्यागूंगा। बेटे थोड़ी पेशेंस, थोड़ा भगवान पे विश्वास, माता पिता का आशीर्वाद और कर्म, ये 4-5 बातें अगर आप पकड़ लेना, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज आ जाएगी। तो बेटे आज हम जो कर रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन का या वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का दूसरा लेक्चर है बेटे, जिसमें हम आज एंटर कर चुके वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में बेटे लेक्चर नंबर 2 में मैं एंटर कर चुका हूं। आज अभी आपके सामने मैं दूसरे लेक्चर में एंटर कर चुका हूं। बेटे एक लेक्चर अभी और लगेगा। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या करना है, मैं थोड़ा सा एजेंडा बता दूं। बेटे मैं अभी तो आपको आज बॉन्ड वैल्यूएशन की पहले बातें बताऊंगा, फिर बेटे मैं आज आपको रिटर्न ऑफ बॉन्ड की बातें भी बताऊंगा कि बॉन्ड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। और अगर समय मिला तो मैं आज आपको बॉन्ड ड्यूरेशन की बातें भी करूंगा कि बॉन्ड की ड्यूरेशन कैसे निकाली जाती है, पे बैक पीरियड ऑफ अ बॉन्ड। तो बेटे बेसिकली आज हम बॉन्ड के ऊपर ही काम करने वाले हैं। ठीक, तो आइए जी हम 1 मिनट के लिए भगवान को जरूर याद करें, 1 सेकंड के लिए, फिर हम आगे चलें।
बेटा ये जरूरी नहीं कि भगवान कृष्ण की या किसी की भी, मैं तो कहता हूँ आप किसी भी धर्म के हैं, आप जिसको मानते हैं, अगर आप किसी को नहीं मानते तो बेटे माता पिता को तो मानना ही पड़ेगा, उन्होंने हमारे को जन्म दिया इस धरती पे, तो बेटे उनका नाम लेकर काम करते हैं तो काम जल्दी होते हैं। आइए हम जल्दी से आज लेक्चर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात तो जरूर बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने कौन से कंसेप्ट कर लिए और कौन से नहीं किए, 1 मिनट के लिए जरा एक बार आप देख लें। मैंने बेटे इंट्रोडक्शन करा दिया, टिक लगाएं। बेटे मीनिंग ऑफ बॉन्ड करा दिया, टिक लगाएं। बेटे टर्म्स यूज अंडर बॉन्ड्स करा दिया, टिक लगाएं। बेटे वैल्यू ऑफ स्टेट और इक्वल कूपन बॉन्ड रेट, टिक लगाएं। वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स भी लिखवा तो दिया था बेटे, अभी समझाना है। और बेटे मैंने कहा था वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड छोड़ दे, फिर 7th ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड करा दिया, टिक लगाएं। 6 को काट ही दे। फिर बेटे 8th वैल्यू ऑफ बॉन्ड विद चेंजिंग कूपन रेट्स, बेटे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था इलू इलू, तो इसको भी टिक लगाएं, अभी लिखना है लिख लेंगे। फिर कंसेप्ट नंबर 9 था बेटे हाफ ईयरली कूपन रेट बॉन्ड और बॉन्ड विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है जी। फिर मंथली कूपन रेट्स, फिर क्वार्टरली कूपन रेट्स, बेटे कूपन रेट तो मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, 6 मंथली भी दे सकते हैं, ठीक है जी। फिर रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, बेटे रिटर्न ऑन बॉन्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो रिटर्न कैसे निकालते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है, इंटरेस्ट रिटर्न क्या होता है, अभी देख लेते हैं। अभी देखते हैं बेटे रियलाइज यील्ड क्या होता है, ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 17। फिर 18 था बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर ले, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी कर ले, यील्ड टू मैच्योरिटी। और बेटे कंसेप्ट नंबर 18 के बाद हम और भी लिखेंगे, तो लेकिन पहले थोड़ा सा एक आध कंसेप्ट लिख लें। एक बार थ्योरी में आने बेटे, क्वेश्चन जरा पढ़े प्लीज, क्वेश्चन 1 पढ़े बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें थ्योरी का, मैंने लिखा व्हाट इज द मीनिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो पहले पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए कि वैल्यूज किस किस प्रकार की होती है और वैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे पहला है बुक वैल्यू, फिर है मार्केट वैल्यू, फिर है गोइंग कंसर्न वैल्यू, फिर है लिक्विडेटिंग वैल्यू। तो बेटे बेटे अलग अलग प्रकार की वैल्यूज होती हैं। मार्केट में कितने की वैल्यू है, गोइंग कंसर्न वैल्यू क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। वैसे मैं चाहता हूं आप इसको अगर पहले से पढ़ के रखें तो मैं तीसरे लेक्चर में बता पाऊंगा। फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी विद एग्जांपल। ये देखिए बेटे कितना समझाया, ये हमने डिवेंचर्स को किया पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड। बेटे बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया। बॉन्ड होता क्या है, डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होती है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये भी हमने लिखा। वैसे मैंने उसको थ्योरी में अलग से दे भी दिया कि आपको ध्यान रहे। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, रिडेम्पशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बेटे बड़ी मेहनत से ये मैंने आपके लिए थ्योरी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर ये जरूर करिए, थर्ड क्वेश्चन। बेटे आज हम जो करने वाले हैं रिटर्न ऑफ अ बॉन्ड की बातें भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे कि भाई आप अगर बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें कमाई कितनी हो रही है, कमाई निकालते कैसे हैं, उसको बोलते हैं यील्ड मेजर्स। बॉन्ड की यील्ड मेजर्स क्या है, वो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 थे। तो आज अभी कर रहे हैं, बेटे। अब मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो होमवर्क में दिया था वो किया। बेटे मैं एक चीज कहूंगा कि होमवर्क करने का मतलब है कर्म करना, और अगर आप करके फिर अटेंड करते हैं लेक्चर 2 तो ज्यादा समझ आएगा आगे। बेटे आप अपनी मर्जी के मालिक तो हैं ही, मुझे पता है,
लेकिन मेरी बात मानेंगे, मुझे ये भी पता है बेटे, मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल और डिबेंचर्स कैन बी इररिडीमेबल, बिकॉज डिबेंचर्स एक आर्टिफिशियल सिक्योरिटी है जो हमने उसको बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो हमने कहा भाई एक तो ऐसे डिबेंचर्स हो सकते हैं जो अनलिमिटेड है और एक ऐसे जो लिमिटेड है। अच्छा, लिमिटेड अगर है तो रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर ये डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इरिडीमेबल है तो यहां पर दिक्कत आती है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड in case of irredeemable डिबेंचर्स। बेटे अगर डिबेंचर्स इररिडीमेबल हैं तो क्या करेंगे, ये सवाल आता है। तो बेटे हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। मैं कहता हूं जी ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा इनफाइनाइट सीरीज तक और आप यहां खड़े हैं। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, सोचिए। आप करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स में क्या क्या मिल रहा है, खाली इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस KD रेज टू पावर 1 प्लस इंटरेस्ट 2 अपॉन 1 प्लस KD रेज टू पावर 2। बेटे ऐसे ही करते रहेंगे कि इस दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी ये खत्म नहीं होगा। इंटरेस्ट n या इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस KD रेज टू पावर इंफिनिटी। अब आप ये बताइए, जब मैं कहूंगा समथिंग रेज टू पावर इंफिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा तो ये जो वैल्यू आएगी बड़ी नेग्लिजिबल सी होगी, बड़ी कम सी होगी। तो बेटे जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो किसकी बेटे, वैल्यू ऑफ अ डिवेंचर और अ बॉन्ड, आपको कभी भी वैल्यू अगर डिवेंचर की या बॉन्ड की निकालनी हो, if those debentures or those bonds are irredeemable, तो फिर क्या करना चाहिए बेटे, आपको वही कंसेप्ट लगाना चाहिए जो आपने केडी निकालते समय लगाया था, इररिडीमेबल डिवेंचर्स का। आपने क्या किया था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स और एमपीएस, याद कीजिए यही किया था आपने। KD is equal to cost of debentures. KD is equal to cost of debentures, which is equal to interest upon net proceeds. यही था, तो यही पर मैं यूज करूंगा MPS। बेटे ये फॉर्मूला किसका था, फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ irredeemable debentures। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स को निकालने का फॉर्मूला था। तो बेटे यही फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हम एमपीएस इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। तो बेटे देखिए मैंने उसी लॉजिक को यहां पे लगाया, आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं एक सिद्धांत आपके हाथ में, आपकी झोली में दे रहा हूं, while calculating value of irredeemable debentures, while calculating value of irredeemable debentures we will calculate with the help of formula
used while calculating KD for irredeemable debentures in the chapter of, बेटे आराम से, in the chapter of financial decisions। लो बेटा आराम से देख लो, पहले लिख लो, ठंड से लिख लो, जल्दबाजी ना करो, ठंड से लिख लो, फिर पूछ लेना। मुझे पता है आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, पहले लिख लो। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड हमने कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन 3 करेंगे। आइए क्वेश्चन 3, 100 रुपीज परपीचुअल बॉन्ड। परपीचुअल जैसे कंपनी की लाइफ होती है, इनफाइनेट लाइफ है, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट 1, 100 रुपी परपीचुअल बॉन्ड इज सेलिंग फॉर 95। Rate of interest, coupon rate is 13.5%. Discounting rate, required rate is 15%. Calculate the value, मतलब market value, मतलब net proceeds of the bond। फिर वो कह रहा है should it be purchased, क्या इसको खरीदना चाहिए, और दूसरी चीज वो कह रहा है इसकी वाईटीएम कैलकुलेट करके बताओ। और वाईटीएम आपसे नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने वाईटीएम के ऊपर आज बताना था, कोई बात नहीं, पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, सीएस सीएमए में आ चुका है, न्यू सिलेबस के सीएस में आ सकता है, आराम से नोट करेंगे, कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी नहीं है। नोट कर लिया जी, चलिए जी लिखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। Statement showing calculation of value of a bond if bonds are perpetual। तो बेटे मैं लिख रहा हूं फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला। फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला इन बिटवीन, बेटा किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, केडी कॉमा मार्केट प्राइस कॉमा इंटरेस्ट। लिखो जी, लिखो जी। आपको याद है आप वहां पर 1 माइनस टैक्स भी करते थे, लेकिन मैं यहां पर 1 माइनस टैक्स क्यों नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि बेटे ये हम इन्वेस्टर के लिए निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता। केडी जब निकाली थी फाइनेंशियल डिसीजन में, तो मैंने कंपनी के लिए कॉस्ट निकाली थी, और कंपनी प्रॉफिट लॉस बनाती है, कंपनी के लिए डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इन्वेस्टर के लिए नहीं। समझ आई? आगे लिख रहे हैं जी, और मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। लो सर मैंने लिख दिया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। अब मैं लिख रहा हूं जी पुटिंग द फिगर्स, वी गेट, फिगर्स पुट करने के बाद हमें पता चला क्या, देखते हैं बेटे 13.5। बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे,
rate of interest into face value 13.5% of 100 is equal to 13.5 upon 0.15 is equal to market value. तो आइए, मैंने तो निकाल भी दिया जी 90 रुपीज, तो लिखें आप 90 रुपीज, ये देखिए। तो बेटे सिंपल है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का चैप्टर करके जाना चाहिए, 3 ही तो लेक्चर है, कर ले तो अच्छा है, और कितने प्यार से समझा रहा हूं, उससे ऊपर तो ये है। चलिए जी, अब मैं बेटे इसमें वाईटीएम अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने वाईटीएम अभी बताना ही है, उसके कंसेप्ट लिखवाना ही है, तो मैं अभी वाईटीएम थोड़ी देर छोड़ रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट देख रहा हूं। अ कंपनी प्रपोजेस टू सेल, अच्छा इसमें इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, रिकमेंडेशन तो लिखिए ये पार्ट का। investor may be advised not to buy the debenture as the present value of future benefits are less than market value, that is rupees 90 is less than rupees 95. लिख लो बेटे आराम से। वाईटीएम नहीं बता रहा हूं, सेकंड पार्ट पहले कर देता हूं, बी पार्ट। अ कंपनी प्रपोजेस टू सेल, एक कंपनी बेचना चाहती है 10 ईयर बॉन्ड, फेस वैल्यू है बेटे 10,000 रुपए की। द कंपनी वुड रीपे 1,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, 1,000 रुपए हर वर्ष के आखिरी में ये कंपनी पे करेगी। एंड विल पे, अच्छा रिडीम करेगी, एंड विल पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% एनुअली पे करेगी। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इशू इफ द कैपिटलाइजेशन रेट इज, कैपिटलाइजेशन का मतलब है किस रेट में इन्वेस्टर्स कैपिटल देने को तैयार हो रहे हैं। पढ़ लीजिए बेटे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आराम से चलूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटे यहां पे रिडेम्पशन पार्ट्स में हो रही है, इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। आप क्यों मुंह छोटा कर रहे हो, मैं हूं ना। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स ईयर, ईयर 10 ईयर में बेटे, दूसरे पेज में कर देना, खुला खुला आएगा। ईयर